प्रिय बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें अभी हम लोग प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कोसेल और लुईस के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक बंध किस प्रकार से बनता है। तो इनकी जो संरचनाएं यौगिकों की बनती हैं, इनको लुईस संरचनाएं कहते हैं। इनको लुई बिंदु सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग आयनिक बंध के बारे में तो अध्ययन कर चुके हैं। सहसंयोजी बंध में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों के समान संख्या में साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है। मान लो दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध बन रहा है, तो दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। अब इसमें होता क्या है, आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। मतलब इस प्रकार से साझेदारी होती है कि दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं, यानी अष्टक विन्यास उनका पूर्ण। 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को प्राप्त कर। तो इस आधार पर सहसंयोजी बंध को 3 वर्गों में बांटा गया। यानी सहसंयोजी बंध जो है वो 3 प्रकार का होता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध, उसे एकल बंध कहते हैं। यदि दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तब उनके बीच जो बंध बनता है उसको द्विबंध कहते हैं, डबल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड होता है एकल बंध, और दो इलेक्ट्रॉन के साझे से द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड। यदि दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तब जो बंध बनेगा उसको त्रिबंध कहा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके हम लोग एक उदाहरण देखने जा रहे हैं। सहसंयोजक बंध के एक उदाहरण आप देखिए। सहसंयोजक या सहसंयोजी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला
तो इसका एक उदाहरण आप देखिए। पहला है एकल बंध। कौन बंध है? एकल बंध। सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बंध, ये कहलाता है सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें आप ले लीजिए क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु Cl2। क्लोरीन परमाणु से क्लोरीन का अणु बना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो 2 8 7 यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी को अष्टक विन्यास कहते हैं। यही सिद्धांत है बंध बनने का। तो प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो अब एक क्लोरीन ये हुआ, 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन ये हुआ। इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में? 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। दोनों को अगर 8 करना है, इन दोनों अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहें, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। अब इस क्लोरीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास हो गए 8, यानी दोनों का अष्टक विन्यास पूर्ण हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में प्रदान किए गए हैं, ये जो बंध बनेगा इनके बीच में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। तो ये क्लोरीन में एकल बंध इस प्रकार से। इस एग्जाम्पल को आपको अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है? द्विबंध। दूसरा क्या है? द्विबंध, डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? 2 परमाणु एक दूसरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे द्विबंध कहते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन CO2 है, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इन तीनों को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। दूसरा कोश है बाह्यतम कोश, तो दूसरे कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना ठीक नहीं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा कर लें तो 4 2 6 2 8, इसका तो 8 हो गया, इसका हुआ 4 2 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इस ऑक्सीजन से भी कर लेगा। तो अब कार्बन के कितने हो गए 4 और 4, और इस ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 2 6 2, यानी ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ चूंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बनेगा दैट इज डबल बॉन्ड। कैसा बंध? द्विबंध। ये कैसा बंध? द्विबंध। कैसा बंध है? द्विबंध। डबल बॉन्ड। ये कैसा बंध है? द्विबंध, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बंध द्विबंध कहलाता है। ऐसे तमाम यौगिक हैं जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं। एक उदाहरण हमने आपको दिया कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। इसमें कार्बन और दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बंध बनाते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब जो बंध बनता है उसको हम लोग डबल बॉन्ड या द्विबंध कहते हैं। तो ये सहसंयोजक बंध का दूसरा प्रकार हुआ। पहला तो एकल बंध था, ये द्विबंध हो गया, डबल बॉन्ड। अब आप देखिए तीसरा वाला, तीसरा है त्रिबंध। कौन बंध? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब जो बंध बनता है उसको त्रिबंध कहते हैं। यानी एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा परमाणु भी 3 इलेक्ट्रॉन दे, तब जो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाएंगे वो सहसंयोजी बंध त्रिबंध कहलाता है। तो इसका भी एक उदाहरण आप देखिए, नाइट्रोजन N2 अणु का बनना, N2 अणु का बनना। नाइट्रोजन अणु का बनना। अब नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं आप, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। कितना? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2
क्योंकि प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश यानी बाहरी कोश यानी संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो चाहता है 8 हो जाए। तो ठीक, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5। अब अगर ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, ये कर दिया, तो ये साझे वाले इलेक्ट्रॉन इनके भी हो गए, इनके भी हो गए। तो अब इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 2 8। इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 और 2 8। हाँ, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ गए। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसको कहते हैं त्रिबंध। कौन बंध? जब 3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से कोई बंध बनेगा तो उसको त्रिबंध कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका एकदम क्लियर हो गया कि जो सहसंयोजी बंध है वो 3 प्रकार का होता है। एक इलेक्ट्रॉन के साझे से एकल बंध बनता है 2 परमाणुओं के बीच, और 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे द्विबंध कहते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे त्रिबंध कहते हैं। तो त्रिबंध का भी एक उदाहरण आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है सहसंयोजी बंध कब बनेगा, यानी सहसंयोजी बंध बनने की शर्तें। तो इसकी पहली शर्त है कि यदि तत्वों के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 हो या बहुत कम हो, तब उनके मध्य सहसंयोजी बंध बनेगा। तत्वों के परमाणु हैं, अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं, समान तत्व के भी हो सकते हैं। तो अगर समान तत्व के परमाणु हैं, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, Cl2, H2, F2, Br2, I2, O2, N2, तो ये सब समान प्रकार के तत्व हैं। तो इनके परमाणु जो है वो उनकी विद्युतात्मकता का अंतर तो ऑटोमेटिक 0 होगा, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु। तो इन अणुओं में जो सहसंयोजी बंध बनता है वो पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध ही होता है, 100%। लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत कम हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जो बंध बनेगा, इसमें दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत ही कम होता है, तो वो भी सहसंयोजी बंध की श्रेणी में आता है। उसमें भी सहसंयोजक गुणों की प्रधानता रहती है। तो पहली शर्त आपकी ये हो गई कि 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर या तो 0 हो या कम हो, तब बनने वाला बंध सहसंयोजी होगा। दूसरा क्या है? जब एक अधातु तत्व
किसी दूसरे अधातु तत्व से संयोग करता है तब उनके बीच बनने वाला बंध ससंयोजी होता है। ये दो मेन शर्तें हैं, इनका आप अध्ययन कीजिए।